नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SK GK GS चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, कल जो है आप लोग को पहला चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर आप लोग को पढ़ा दिया गया है, जो परिचय था। क्या था? परिचय था, है ना। परिचय हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। आज जो है कोशिका है, क्या है? सेल को बायोलॉजी का परिचय पढ़ा चुके हैं और सेल आज कोशिका है। कोशिका इंग्लिश में सेल कहते हैं, ठीक है। तो आज हम पार्ट 2 है, पार्ट 1 पढ़ा दिए थे, पार्ट 2 है तो पार्ट 2 पढ़ आज करा देते हैं प्यारे दोस्तों। और पार्ट 2 करने के लिए आप लोग तैयार रहिए प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आप लोग को पर डे आप लोग को 1 से 2, 3, 4 चैप्टर आपको डेली पढ़ाएंगे। तीनों सब्जेक्ट का एक ही सब्जेक्ट जरूर पढ़ाएंगे। आप लोग बने रहें। और हम 15 दिन के, हो सकता है कि हम 2-2 चैप्टर पढ़ा दें तीनों सब्जेक्ट का। हम 15 दिन का हम वादा किए हैं, 15 दिन में हम पूरा बुक को ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप 15 से 20 दिन में ख़त्म कर दें, लेकिन हमको सपोर्ट कीजिएगा तब। आप नहीं कीजिएगा तो फिर डिले होगा, तो आप लोग फिर जिम्मेवार आप लोग हैं। आप लोग लाइक और शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लोग को हम पूरा बुक जल्द से जल्द ख़त्म कर दें। जानते ही हैं कि 1.5 महीना और बचा है LP एग्ज़ाम। तो LP अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मन लगा कर पढ़िए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? ऑब्जेक्टिव बुक है, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव बुक है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है आनुवंशिकी क्या है प्यारे दोस्तों? थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। नहीं होगा तो चलिए इतने पर रहने देते हैं, ज़्यादा जूम करने का कोई अथी नहीं है, यहीं तक जूम नहीं होता है, ठीक है। क्या आनुवंशिकी सामग्री के वाहक, आनुवंशिकी सामग्री के वाहक क्या है? युग्मक, जीन, C आनुवंशिकी, D रोगाणु, कोशिका। आपका सही जवाब क्या है? B है। क्या? जीन हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ B, ठीक है। चलिए B हो जाएगा आपका सही। आनुवंशिकी सामग्री के वाहक जीन होता है। आनुवंशिकी है ना, सामग्री का वाहक क्या होता है? जीन होता है। जीन आनुवंशिकता की एक बुनियादी भौतिक और कार्यात्मक इकाई है। क्या है? कार्यात्मक इकाई है। यह एक विशिष्ट अणु के लिए, आमतौर पर एक प्रोटीन के लिए, निर्देश का एक युग्म वहन करती है, ठीक है। जीन DNA क्या है? जीन जो है DNA से बने होते हैं। जीन जो है DNA से डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। जीन छोटी वंशानुगत इकाई हैं जिनमें वंशानुगत क्या है? आनुवंशिकी जानकारी होती है। जीन छोटी आनुवंशिकी इकाई हैं जिनमें आनुवंशिक जानकारी होती है, जो प्रजनन प्रक्रिया के दौरान माता पिता से संतान को प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि आनुवंशिक के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से याद करिए, क्या करना है? याद करना है। क्या आनुवंशिकी के जनक किसको कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। दो युग्मक कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करता है उसे युग्मनज कहते हैं। नए युग्मनज शुक्राणु को कहते हैं। मादा युग्मक अंडाणु को कहते हैं। मादा युग्मक जो है अंडाणु को कहते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया। डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया। तो कौन दिया? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया। किसने दिया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका
2 का क्या हो जाएगा, 1 का आपको हम डिस्कशन, 1 का क्या हो गया, डी आंसर हुआ है, और 1 का आपको हम डिस्कशन करा देते हैं, ठीक है। डिस्कशन 1 डी आंसर हो गया। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल थे। कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था। इन्होंने सर्वप्रथम मटर के पौधों में प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को पहचानता था। चार्ल्स डार्विन एवं अल्फ्रेड रसेल पॉलेस ने प्राकृतिक वर्ण या क्रमिक परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है। नेक्स्ट, इसके सिद्धांत को विकासवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकसित करती है। किसको, चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है कि अमेरिकी वैज्ञानिक स्टेनली मिलर ने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन के रासायनिक संयोजन से अनेक ऐसे कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है जो जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक थे। तो ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन 2 का, क्या हो गया, 2 का। 2 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर की डैश क्या है, उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवंशिक नहीं होता है। मतलब डैश जो है उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवंशिक नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है, तो दैहिक नहीं होता है। क्या, दैहिक। डी आपका सही आंसर हो जाएगा, दैहिक नहीं होता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले, दैहिक नहीं होता है। दूसरा डिस्कशन पे, डिस्कशन नंबर 2 क्या, डी हो गया आंसर। डीएनए अणुओं के स्तर पर उत्परिवर्तन, विलोपन, प्रतिलिपिकरण और प्रविष्टि के कारण आनुवांशिक होता है, जबकि दैहिक उत्परिवर्तन आनुवंशिक नहीं होता है। तो 2 का क्लियर हो गया, ठीक है। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। क्या है, तीसरा नंबर, एक अविभाजित कोशिका में डीएनए के भाग के रूप में मौजूद रहता है। एक अविभाजित कोशिका में डीएनए के भाग के रूप में मौजूद रहता है। कौन रहता है, गुणसूत्र, केंद्रक द्रव, जीन, क्रोमैटिन पदार्थ। डी हो जाएगा, क्रोमैटिन पदार्थ है, एक अविभाजित कोशिका के भाग में, है ना, डीएनए के भाग में रहता है। तो चलिए तीसरा का देख लेते क्या है। तीसरा का आपका आ गया, तीसरा का डी आंसर बिल्कुल सही है। एक अविभाजित कोशिका में डीएनए क्रोमैटिन के भाग के रूप में पदार्थ मौजूद रहता है, ठीक है, मौजूद रहता है। अगला है, क्रोमैटिन न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का एक जटिल अवयव है। अगला पॉइंट है कि 1882 में इसकी पहचान की गई थी, है ना, इसकी पहचान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्रोमैटिन पदार्थ है, धागे की तरह रचनाओं के जल का पिंड होता है। क्या होता है, क्रोमैटिन पदार्थ जो है धागे की तरह रचनाओं के जल का पिंड होता है। अगला पॉइंट है, क्रोमैटिन यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्र में, कहाँ, केंद्र में, कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों की निर्माण करता है। क्रोमैटिन यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का निर्माण करता है, ठीक है। क्रोमैटिन एक पतला और लंबा फाइबर है। क्रोमैटिन क्या है, एक पतला और लंबा फाइबर है। अगला पॉइंट है, आनुवंशिक की इकाई जीन है। आनुवंशिक की इकाई क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। आपका सही जवाब जीन हो जाएगा। मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। 23 जोड़ी गुणसूत्र और 46 गुणसूत्र पाया जाता है। जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी, और ऐसे पूछेगा सिंपल में तो 46 पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर में XY गुणसूत्र प्रजनन में भाग लेता है। नर में XY गुणसूत्र प्रजनन में भाग लेता है, और महिला में XX गुणसूत्र प्रजनन में भाग लेता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, तो किसको, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। कोशिकांग को, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन बी आपको करेक्ट आंसर हो गया। चलिए हम दिखाते हैं बी कितना का, 4 का बी हो गया, 4 का बी चलिए 4 का बी हो गया। चलिए दिखा देते हैं आप लोगों को क्या है। कोशिका का मास्टर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का मास्टर जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 में अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि कोशिका का मास्टर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कोशिका का मास्टर किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को किस कोशिका का पावर हाउस भी है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1990 में अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने, किसने, अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब की, 1890 में। अगला है जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली के आबद्ध कोशिकाओं को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन, अगले है टॉपिक, यह गोल अंडाकार तथा लंबे दिखते हैं। यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया गोल अंडाकार तथा लंबे दिखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली क्या चीज़ की बनी होती है, प्रोटीन और किसका, प्रोटीन और फास्फोलिपिड का बना होता है। केंद्रक कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसमें आनुवंशिक तत्व डीएनए पाया जाता है ना। केंद्रक में क्या पाया जाता है, डीएनए। आप याद रखिए क्वेश्चन पूछिएगा कि केंद्रक में क्या पाया जाता है, तो डीएनए मारिएगा, ऑप्शन में रहेगा, तो ठीक है। चलिए 5 नंबर का चलिए क्वेश्चन के ऊपर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोशिका में केंद्रक की अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकाओं के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकाओं के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। कौन दो कोशिका के होते हैं, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के होते हैं, ठीक है। 5 का ए आपका सही जवाब हो गया, 5 का ए। चलते हैं 5 का ए नंबर, 5 का ए आ जाइए, यहाँ आ गए 5 का ए। चलिए ए, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। क्या है, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त, केंद्रक के अलावा लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र के एंजाइम डीएनए, राइबोसोम तथा आरएनए स्थिर होते हैं। लवक पादप कोशिका अंगक है जो प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से अपेक्षाकृत स्थिर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला है लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या, लवक में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या, क्लोरोफिल पाया जाता है, याद रखिएगा लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। किसको, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। पूछा जाए क्वेश्चन कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाएगा, तो राइबोसोम, याद रखिएगा। गोल्जी काय की यातायात प्रबंधक कहते हैं। गोल्जी काय को क्या कहा जाता है, यातायात प्रबंधक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं। क्या, पादपों में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया,
लाइसोसोम, लवक, रसधानी। तो ऑप्शन 6 का क्या हो जाएगा? रसधानी हो जाएगा, डी। 6 का क्या हो जाएगा? डी होना चाहिए। देख लेते हैं क्या है 6 का क्या है? 6 का सी है, सॉरी सी हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा? एक बार सी हो जाएगा। और देख लेते हैं प्यारे दोस्तों, रसधानी 6 का रसधानी लवक है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाएं केवल पादपों में पाया जाता है? पादप न है, क्या हो जाएगा? लवक हो जाएगा। पादपों में लवक पाया जाता है। ठीक है, तो 6 का डिस्कशन देख लेते हैं। 6 का किधर गया? 6 का यहाँ। चलिए, क्या है? लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। याद रखिएगा कि लवक जो है केवल कहाँ पाया जाता है? तो पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, लवक पादप कोशिका की कोशिका द्रव में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार रचना है। गोल या अंडाकार रचना है। इनमें पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। इनमें पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हरे रंग के लवक में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। लवक की खोज सर्वप्रथम 1665 में हुई थी। लवक की खोज कब हुई? 1665 में हुई। हैकेल ने की थी। लवक की खोज सर्वप्रथम 1665 में किसने किया था? तो 1665 में हैकेल ने की थी। लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ANWS सिम्पर ने किया था। कौन किया था? तो AWS सिम्पर ने किया था। अगला है, रसधानी जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाई जाने वाली रचना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रिकाएं? क्या निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रिकियों में मौजूद नहीं होता है? तो आपका क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 7 का? तो सही जवाब 7 का हो जाएगा आपका 7 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी केंद्रक झिल्ली हो जाएगा। क्या? केंद्रक झिल्ली हो जाएगा। चलिए डिस्कशन देखते हैं 7 का। 7 का हो जाएगा, क्या है 7 का? केंद्रक झिल्ली अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद नहीं होती है। केंद्रक झिल्ली जो है अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली वनस्पति प्राणियों और सुकेंद्रिक जीवों की कोशिकाओं केंद्रक झिल्ली वनस्पति प्राणियों और सुकेंद्रिक जीवों की कोशिकाओं के कोशिका केंद्रक को घेरने वाली झिल्ली होती है। यह दो लिपिड अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक झिल्ली पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनके केंद्रीय छिद्र कहा जाता है। क्या? केंद्रक झिल्ली पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनके केंद्रीय छिद्र कहा जाता है। अगला पॉइंट 7 का। चलिए 7 का अगला पॉइंट है नेक्स्ट, क्या है? केंद्रक झिल्ली के द्वारा केवल सूक्ष्म आयन्स जैसे Cl, Na, Na+ तथा K आदि ही अंदर आ सकते हैं। अगला, पौधे का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। पौधे का कोशिका भित्ति किस चीज़ का? तो सेल्यूलोज का बना होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? कह रहा है किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो 8 का क्या जवाब होगा प्यारे दोस्तों? तो 8 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, राइबोसोम को।
निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, चलिए 8 का देख लीजिए डिस्कशन। 7 था, 8 का लास्ट वीडियो 8 का। चलिए डी हो गया। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। ठीक है, राइबोसोम मारिएगा। राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है। राइबोसोम जो है सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है। इनकी प्रोटीनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है राइबोसोम की। राइबोसोम आनुवंशिक पदार्थ डीएनए तथा आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करता है। राइबोसोम अणु अमीनो अम्ल को जोड़ते हैं जो विभिन्न प्रोटीन बनाने के लिए विभिन्न संयोजनों में प्रोटीन संरचना के निर्माण ब्लॉक करता है। अगला पॉइंट हो गया। अगले पॉइंट, राइबोसोम का दूसरा नाम पैलेड कण है। क्या है? फ्लैड केन है। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर आ जाइए। 9 नंबर किधर है? 9 नंबर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। किस कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? किस कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है प्यारे दोस्तों? तो कौन सा होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंतःप्रद्रवी जालिका हो जाएगा। अंतःप्रद्रवी जालिका हो जाएगा। 9 का ये आपका सही जवाब हो गया। चलिए देखते हैं इसका। आपका पूरा व्यवस्था कर दें कि एक ही में आपको डिस्कशन भी दे दिया गया है। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं सुविधा है यूट्यूब पर। तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग अंतःप्रद्रवी जालिका है। अगला है, यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका यंत्र में बिखरा हुआ आपस में जुड़ा एवं चपटा रहता है। इसे अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज के.आर. पोर्टर ने की थी। अंतःप्रद्रवी जालिका केंद्रक काला से कोशिका काला तक विस्तृत रहती है। अगला है, केंद्रक काला से अंतःप्रद्रवी जालिका का निर्माण होता है। किसे? केंद्रक काला से। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831 में की थी। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया? 1831 में। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, 10 नंबर आ जाइए। 10 नंबर है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में ही डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो किस में होता है डीएनए? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। डी आपको सही जवाब। 10 का डी हो जाएगा। क्या हो गया? डी हो गया। नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में विभिन्न प्रोटीन अणु और झिल्ली शामिल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? अल्टमैन नामक ने किया था। ठीक है, 11 क्वेश्चन। मानवों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? मानवों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? किसके हो जाएगा? तो कोशिका द्रव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव। 11 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 11 का देखिए तो क्या है? 11 का ए सही है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका डिस्कशन। 11 में है कि मानवों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होती है। मानवों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल कोशिका द्रव के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक का छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव कहते हैं। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। यह कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्र झिल्ली के बाहर रहता है। यह पारदर्शी पर चिपा होता है। चलिए 12 नंबर।
चलिए 12 नंबर में क्या है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है। तो ऑप्शन ए सही है, कोशिका द्रव में होता है। कहाँ? कोशिका द्रव में। 12 का कोशिका द्रव में, 12 का कोशिका द्रव में। चलिए क्या है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कोशिका द्रव में होता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस के रूप में जाना जाता है ना। इस प्रक्रिया को क्या कहता है? ग्लाइकोलाइसिस के रूप में जानता है। कोशिका द्रव प्लाज्मा झिल्ली के अंदर द्रव सामग्री है। कोशिका द्रव में कई विशिष्ट कोशिकांग अंग होते हैं जो विशेष कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13 नंबर। 13 का क्या है? कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है। कौन है? अंतर्द्रव्य जालिका, राइबोसोम, लवक, गोल्जी उपकरण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, गोल्जी उपकरण हो जाएगा। 13 का गोल्जी उपकरण हो जाएगा। 13 डी, सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है गोल्जी उपकरण। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह एक पैकेजिंग ऑर्गेनल है। ये पौधे तथा पशु कोशिकाओं दोनों के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। यह झिल्ली बृहद संरचनाओं के ढेर से बनता है। यह झिल्ली जो है बृहद संरचनाओं के ढेर से बनता है। 13 नंबर का हो गया। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर का और यहाँ है, देख लेते हैं। क्या गोल्जी उपकरण सरल अणुओं को इकट्ठा करता है और उन्हें अधिक जटिल अणु बनाने के लिए जोड़ता है। गोल्जी उपकरण सरल अणुओं को इकट्ठा करता है और उन्हें अधिक जटिल अणु बनाने के लिए जोड़ता है। अंतर्द्रव्यी जालिका सुकेंद्रक कोशिकाओं में स्थित एक झिल्लीदार कोशिकांग है। ठीक है, अगला है अंतर्द्रव्यी जालिका लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैली की तरह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन जो है प्यारे दोस्तों गलत है। 14 का तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से पाइरूवेट अम्ल का विघटन होता है, न कि एसिटिक अम्ल का। यही तो गलत है, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 14 का ए सही है। 14 का ए सही है। ठीक है, 14 का ए सही है। चलिए कथन ये गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, न कि पाइरूवेट अम्ल का। ठीक है, श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन आवश्यक नहीं है। श्वसन के प्रथम चरण में पाइरूविक अम्ल का निर्माण होता है। यह सही है। ठीक है, अगला है एसिटिक अम्ल मिथेनॉल कार्बोनाइलीकरण से बनाया जाता है। इस प्रक्रिया के अनुसार मिथेनॉल और CO क्रिया कर एसिटिक अम्ल बनाते हैं। 15 नंबर क्या है? ADP को ATP अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा खनिज जो है भूमिका निभाता है। तो 15 का कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 15 का क्या 15 का ना था? 15 का आंसर बताया है कि नहीं? क्या है? ATP अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? फास्फोरस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 16। 15 का आंसर इसका डिस्कशन। ADP को ATP अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में फास्फोरस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ADP के दो प्रक्रियाओं के माध्यम से ATP में परिवर्तित किया जाता है। सबस्ट्रेट स्तर फास्फोराइलेशन और केमियोस्मोसिस। बी हो गया सबस्ट्रेट स्तरीय फास्फोरिलीकरण साइटोप्लाज्मा में होता है जब एक एंजाइम ADP में तीसरी फॉस्फेट जोड़ता है। अगला है
एडीपी और फास्फोरस दोनों सबस्ट्रेट होते हैं जिन पर एंजाइम संचालित होता है। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 36 अणु एटीपी का निर्माण होता है। अगला एटीपी एडेनोसिन ट्राइफोस्फेट क्या है? एडेनोसिन और ट्राइफोस्फेट। अगला एडीपी मतलब एडेनोसिन डी फॉस्फेट 16 नंबर। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। क्या है? डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? तो जीन कहा जाता है। सी क्या कहा जाता है? 16 का सी क्या हो जाएगा? 16 का सी हो जाएगा। चलिए 16 का सी हो जाएगा। क्या है? डीएनए का एक भाग जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है उसे जीन कहा जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए की जीन का गठन करता है। लाइसोसोम है ना, नाभिक और गुणसूत्र। क्या है? प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए कई जीन का गठन करता है। कई गो है? 3 ठो है। ठीक है। लाइसोसोम, नाभिक, गुणसूत्र। लाइसोसोम यह जानवरों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक झिल्लीदार अंग है। लाइसोसोम जानवर में पाया जाता है। नाभिक यह एक झिल्लीदार परत से ढका हुआ जीव द्रव है जिसमें वंशानुगत जानकारी होती है। गुणसूत्र यह एक धागे जैसी संरचना है जो जानवरों और पौधों की कोशिकाओं के केंद्र में स्थित होता है, उसे गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है। चलिए 17 नंबर का। चलिए 17 का हो जाएगा आपका क्वेश्चन। 17 का क्वेश्चन हो जाएगा 17 का। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किन भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? किसकी सबसे भूमिका जो है महत्वपूर्ण है? तो 17 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 17 का हो जाएगा बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतर्द्रव्यी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक अंतर्द्रव्यी जालिका में राइबोसोम लगे रहते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। तो 17 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 17 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 17 का बी हो जाएगा। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 17 का बी होगा, अंतर्द्रव्यी जालिका हो जाएगा। चलिए 18 नंबर का हम 18 का आंसर बताते हैं। 18 का हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु को उत्पन्न करने वाला पद है। कौन है? जल अपघटन। डी होगा। डी नहीं होगा, बी होगा। क्रेब्स चक्र। ई नहीं होगा, क्रेब्स चक्र हो जाएगा। बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 18 का बी। 18 का बी हो जाएगा। हाँ चलिए क्या है? श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र या चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने 1937 ईस्वी में की थी। प्यारे दोस्तों आज की क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर। और आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल कर दीजिएगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, कल के लिए आप लोग रहिएगा। कल का टॉपिक तीसरा रहेगा, तो कल के लिए तीनों सब्जेक्ट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।